ये आपकी एजेंसियों को घटना होने के कुछ दिन बाद सारी जानकारी मिलती है। क्या पहले से इन्हें जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए कि इस तरह के फंड्स को भेजने की कोशिशें हो रही हैं? आरोप तो ये है विपक्ष का कि आप मामले को भटकाने के लिए अब पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं और पीएफआई का कहना है कि यूपी के असल मुद्दों से भटकाने के लिए उनके नाम को घसीटा जा रहा है। सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बात कही वो बड़ी वाजिब है। हमने अगर ये कार्रवाइयां नहीं की है तो ये हजारों एनजीओ जो विदेश से सैकड़ों करोड़ रुपए की सहायता पाते थे, उनके जब हमने अकाउंट खंगाले हैं और कहा भाई हिसाब तो दो, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करो, तो उसमें से हजारों, आपको पता है पहली बार में 5,000 के मांगे गए थे, केवल 250 ने रिटर्न दिए, बाकी सबके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो कहते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम अपना डाटा नहीं बता रहे। 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने कहा था कि एनजीओ को विदेश से आया हुआ 10,000 करोड़ रुपया भारत में अनअकाउंटेड है। अच्छा सर, ये 100 करोड़ रुपए से क्या करने वाला था पीएफआई? ठीक है, एक सेकंड टोक के सर आप ही से पूछ रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी इस पे कि कब आप बैन करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ उकसाते रहेंगे मामले को। मुझे ये बताइए 100 करोड़ की क्या प्लानिंग थी, क्या करने वाले थे ये लोग? हाँ, अब आपको बताते हैं। क्या कर रहे हैं? जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसको रिवर्स खंगाला जाता है। 9/11 हुआ था तो उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही पकड़ लिया था ना अमेरिका ने कि खालिद शेख हो या मोहम्मद अट्टा हो, क्या कनेक्शन था। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण बात जानते क्या है अंजना जी, ये मॉरिशस क्यों चुना गया? मॉरिशस में एक व्यवस्था है पीएन रूट, प्रोमिसरी नोट, यानी वहां पर पैसा जिस जगह जाता है वो आया कहां से था या पूछने का अधिकार मॉरिशस की सरकार को भी नहीं है। तो किसी भी जगह पीछे एक रहस्य बना रहता है कि ये पैसा आया कहां से। इसीलिए यहां महत्वपूर्ण है कि मॉरिशस को क्यों चुना गया, जहां से पीएन, जैसे किसी को स्टेट बैंक में पैसा रखना वो समस्या नहीं है, पर अगर स्विस बैंक में कोई पैसा रख रहा, इसका मतलब पैसा रखने वाले का नाम छुपाना चाह रहा है, क्योंकि वहां की सरकार के नियम के अनुसार नहीं रखता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सुधांशु जी। मैं जो पूछ रही हूँ उसको समझिए। जो लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे थे वो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, भीम सेना के, भीम आर्मी जो भी वो कहते हैं, वो उसके लोग थे। पीएफआई, एसडीपीआई, ऐसा कौन सा कहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ? 100 करोड़ रुपए का ये लोग क्या करने वाले थे, ये समझ नहीं आ रहा है सर। अंजना जी, जो आपको वेबसाइट दिखी उसकी विषय वस्तु भाषा वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप है। ये क्या करने वाले थे? अगर हमारी सरकार सजग नहीं होती और समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो क्या क्या नहीं कर दिया होता, ये तो बाद में पता चलता। और पीएफआई पे हमने कुछ नहीं कहा है। वायनाड जहां से श्री राहुल गांधी सांसद हैं, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने पीएफआई पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये बता दें जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपनी राज्य सरकार से वो सहमत है या नहीं। कांग्रेस अखिलेश प्रताप सिंह बता दे हाँ या ना। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजना जी चलिए, कुछ भ्रम फैलाने के लिए आदरणीय मोदी जी की आवाज आपने सुनाई। हम आप सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान जब दुराचार हुआ था उस वक्त मोदी और योगी जी, स्मृति ईरानी जी, उमा भारती जी और ये हेमा मालिनी जी, इन सब की आवाजें सुनने को तरस गए, लेकिन एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने एक दिन आके बताया कि बड़ी भारी साजिश थी, 100 करोड़ रुपए ये भी बता रहे हैं। वो 100 करोड़ रुपए जब्त किए होंगे ना, 100 करोड़ रुपए जब्त कर लिए होंगे ना बीजेपी वाले, सत्ता में ईडी वाले और जितने लोग हैं, तभी तो आप बताएंगे कि 100 करोड़ हुआ। इसी तरह की भाषा शाहीन बाग में जब तक दिल्ली का चुनाव चलता रहा पूरे देश के बीजेपी के नेता बोलते रहे, और उसमें भी ईडी और एनआई बताती रही, और 120 करोड़ रुपया भी गया था। 120 करोड़ रुपया ईडी ने बताया। ईडी का मतलब आप जानते हैं कि बीजेपी का एक सेल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक सेल है बीजेपी का, उसने भी बताया था। और जो शाहीन बाग का जो मेन ऑर्गेनाइजर था, शाहीन बाग पर तो सर अदालत ने कह दिया, तो क्या अदालत ने भी आपको सेल लग रही है बीजेपी की? मैं क्या कहा? अदालत ने कहा सिर्फ धरना प्रदर्शन सड़क पर नहीं हो सकता, यही कहा। हाँ। शाहीन बाग पे जिस तरह से बातें आज ये बीजेपी कर रही है कि पीएफआई फंडिंग थी, इंटरनेशनल लिंक था, फलाना था, धमाका था, उसके ऑर्गेनाइजर को बीजेपी ज्वाइन करा लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुधांशु जी क्या कहलाता है? जिसके खिलाफ बीजेपी, जिसके खिलाफ बीजेपी इतना बोलती रही, मुखर रही, देश के खिलाफ षड्यंत्र बताती रही, ईडी एनआईए बताती रही, 125 120 करोड़ रुपए आ गए, 20 करोड़ दुबई, 20 लाख दुबई से आ गए, एक भी पैसा जब्त नहीं हुआ, कागज में हवा में आ गए। बीजेपी को टारगेट कीजिए, पीएफआई के खिलाफ भी तो बोलिए सर। अरे पीएफआई के खिलाफ तो हम वायनाड से सांसद है ना राहुल जी।
एकदम बैन लगा रखा है केरल की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने। हम कह रहे हैं आप जो भी गलत कर रहा हो कार्रवाई करो, लेकिन जिस पीएफआई का आप जिक्र करते थे दिल्ली के शाहीन बाग में, उसके ऑर्गेनाइजर को बीजेपी ज्वाइन करा रही है, बीजेपी में चले गए। जब तक चुनाव चलता रहा तब तक वो विलेन था, राष्ट्रद्रोही था, और तब तक पता नहीं क्या क्या था। और वो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? आप कभी पीएफआई के लोगों के खिलाफ बोलते थे, और पीएफआई के जिन लोगों के खिलाफ आप बोलते थे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? मैं बिल्कुल संक्षेप में बोल दे रहा हूं अखिलेश जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं, अब अपनी बात मुझे करने दीजिए। देखिए, शाहीन बाग पे आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि कोई भी वहां स्थायी रूप से किसी जगह कब्जा करके धरना नहीं कर सकता। तो आपके नेता मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था यहां धरना करना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो माफी मांगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज उनको गलत सिद्ध कर दिया। दूसरा पॉइंट, रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने एसडीपीआई के साथ गठबंधन किया था, जो पीएफआई का राजनीतिक वो मांगना जाता है, और एसडीपीआई के खिलाफ लोगों के मुकदमे सिद्धारमैया ने वापस किए थे। रिश्ता ये कहलाता है। इसलिए आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है पीएफआई के खिलाफ, क्योंकि कर्नाटक में गठजोड़ है। उनके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए सिद्धारमैया की सरकार वापस ले चुकी है। और देखिए आप यहाँ पर कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, कितनी बचकानी बात कर रहे हैं। ये 50 करोड़ रुपया क्या सूटकेस में भर के आता है? जो पकड़ लिया होगा, ये 50 करोड़ रुपया बैंक के रूट से आता है, और वो रूट की ट्रैकिंग की जाती है कि अच्छा ये इंडियन अकाउंट में गया है।